स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम जो हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके आज भाग 33 में जो मानव व्यक्तित्व है उसके सिद्धांत से संबंधित 25 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं तथा ये रीट प्री और जो रीट मेंस और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जहाँ पे व्यक्तित्व का टॉपिक दिया हुआ है उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इन प्रश्नों की प्लेलिस्ट है रीड साइकोलॉजी के नाम से, आपको वहाँ से क्रम वाइज जो ये पार्ट है वो मिल जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसमें दे रखा है कि एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा। ऑप्शन 1 दे रखा है इसका आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त करें। ऑप्शन 2 दे रखा है बल्कि सिर्फ निरीक्षण करें। ऑप्शन 3 दे रखा है अधिक चिंतन करें और बातचीत कम करें। ऑप्शन 4 दे रखा है तीव्र वातावरण में रहना पसंद करें। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बहिर्मुखी बच्चे की बात हो रही तो आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त करे तो ये नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ निरीक्षण करे ये नहीं हो सकता, अधिक चिंतन और बातचीत कम करे तो बातचीत कम करने वाले हो ही नहीं सकते, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है 16 PF का प्रयोग के मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है सृजनात्मकता। ऑप्शन 2 दे रखा है अभिरुचि। ऑप्शन 3 दे रखा है व्यक्तित्व। ऑप्शन 4 दे रखा है अभिप्रेरक। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो 16 PF का जो 16 PF का प्रयोग के मापन हेतु होता है वो होता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के मापन के लिए रेमंड केटल ने ये प्रश्न 2016 एग्जाम में पूछा गया रीट के में। रेमंड केटल ने एक व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण किया जिसको बोला जाता है 16 PF के नाम से इसे जाना जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत प्रस्तावित नहीं किया। ऑप्शन 1 दे रखा है आइजेंक। ऑप्शन 2 दे रखा है रेमंड केटल। ऑप्शन 3 दे रखा है अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन 4 दे रखा है गार्डन आलपोर्ट। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये पूछ रहा है कि किसने एक विशेषक सिद्धांत व्यक्तित्व का विशेषक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। ये विशेषक लिखा हुआ है, विशेषता नहीं है। विशेषक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया तो आइजेंक न्यूटन। ऑप्शन 2 रखा है रेमंड केटल। ऑप्शन 3 रखा है अल्बर्ट बांडूरा। ऑप्शन 4 रखा है गार्डन आलपोर्ट। ऑप्शन 5 रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आइजेंक ने भी प्रस्तुत किया है और इनका जो सिद्धांत है वो कहलाता है पेन मॉडल सिद्धांत इनका कहलाता है। इन्होंने तीन प्रकार के इन्होंने जो हैं व्यक्तित्व के प्रकार बताए, 3 प्रकार के व्यक्ति बताए इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार। एक दे रखा है इसमें तंत्रिका तापिता बनाम सामवेगिक स्थिरता। दूसरा दे रखा है इसके अंदर बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता और तीसरा होता है इसके अंदर मनस्तापितता बनाम सामाजिकता। और रेमंड केटल ने 16 PF वाला जो बताया वो बताया और अल्बर्ट बांडूरा ने बताया सामाजिक अधिगम। कौन सा बताया? सामाजिक अधिगम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो भी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 ही रहेगा, क्योंकि ये विशेषक सिद्धांत नहीं है, ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। और गार्डन आलपोर्ट ने वो बताया सील गुण वाला सिद्धांत जो बताया, उसके अनुसार सील गुण होते हैं मानव में। तो 3 प्रकार के इन्होंने सील गुण बताए। एक तो प्रमुख जो विशेषक होते हैं, उसके बाद केंद्रीय विशेषक ऑप्शन 3 और इसके अलावा गौण विशेषक। ये 3 प्रकार के जो सील गुणों के आधार पर ये बताया गार्डन आलपोर्ट ने। तो इसका तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अल्बर्ट बांडूरा, यानी विशेषक सिद्धांत अल्बर्ट बांडूरा ने प्रस्तुत नहीं किया है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन 1 दे रखा है अल्बर्ट बांडूरा व वाल्टर। ऑप्शन 2 दे रखा है डालर व मिलर। ऑप्शन 3 दे रखा है कोल रोजर्स। ऑप्शन 4 दे रखा है युंग। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो युंगिया, इसको जुंग भी लिखा हुआ है काफ़ी जगहों पर। तो इन्होंने जो वर्गीकरण दिया है वो 2 प्रकार का बताया और सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो इन्हीं का माना जाता है। सर्वमान्य व्यक्तित्व वर्गीकरण इन्हीं का माना जाता है और इसमें 2 प्रकार के इन्होंने बताए, एक तो अंतरामुखी और एक बताया इन्होंने बहिर्मुखी। कोल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने जो मानवतावादी दृष्टिकोण उसके आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताएं, डोलार्ड और मिलर और अल्बर्ट बांडूरा और वाल्टर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 अल्बर्ट बांडूरा और वाल्टर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन 1 दरखा मन ने। ऑप्शन 3 दरखा सेल्डन ने। ऑप्शन 4 दरखा हिपोक्रेटस ने। ऑप्शन 4 दरखा केटल ने। ऑप्शन 5 दरखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सेल्डन ने जो बताया वो तो शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण बताया। तो इन्होंने बताया था 3 प्रकार के इन्होंने बताया, अंडोमार्फिक, मीजोमार्फिक, मार्फिक और एक्टोमार्फिक।
ये 3 प्रकार के वर्गीकरण इन्होंने बताए। हिप्पोक्रेटिस ने सर्वप्रथम मानव के वर्गीकरण किया है और इन्होंने जो शरीर में जो लिक्विड पाया जाता है, शरीर में पाए जाने वाले दरों के आधार पर, या इसको बोल सकते हैं लिक्विड के आधार पर, इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति, एक होता है मंद, एक खिन्न, एक क्रोधी और एक आमाशयी। ये इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। मंद और जो श्लेष्मिक प्रकार है, इनका कफ होता है, ये लोग क्या होते हैं, धीमे होते हैं, निर्बल होते हैं और निरुत्तेजित होते हैं, मंद वाले। इसके बाद में खिन्न वाले, ये इनका जो विषादी प्रकार पित्त होता है और ये लोग निराशावादी होते हैं, उदास होते हैं और कुंठित होते हैं। क्रोधी वाले, ये लोग जल्दी क्रोधी हो जाते हैं, इनका पीला पित्त पाया जाता है। और आमाशय, इनके अंदर उत्साही प्रकार के होते हैं ये, और रक्त प्रकार का जो इनके अंदर पित्त पाया जाता है। ये लोग सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं और बहुत शीघ्र कार्य करने वाले होते हैं। केटल ने भी जो 16 पीएफ है उसका निर्माण किया है, 16 पीएफ प्रश्नावली का, 16 पीएफ प्रश्नावली। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, व्यक्तित्व का पहला जो प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वो क्या है, हिप्पोक्रेटस ने। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन 2 दे रखा है एरिक एरिक्सन, ऑप्शन 3 दे रखा है अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन 4 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के पिता कहा जाता है। तो मनोविश्लेषण का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है सिगमंड फ्राइड को। सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है मनोविश्लेषण के जनक या पिता, सिगमंड फ्राइड को। इनके 2 मॉडल हैं, एक तो है हमारा स्थलाकृति मॉडल है, स्थलाकृति मॉडल। इसमें इन्होंने मन के 3 प्रकार के बताए हैं, अचेतन मन, चेतन और अर्धचेतन मन इन्होंने बताया। इसके बाद में एक है इनका गत्यात्मक मॉडल है, संरचनात्मक मॉडल, इसके अंदर इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में इन्होंने बताया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, मनोविश्लेषण के पिता कहा जाता है सिगमंड फ्राइड को। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा वो है, निम्नलिखित में कौन से मनोवैज्ञानिक की ये विचार धराते कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों तथा अपने से अधिक साथी की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है हमारा ब्रेनर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन 3 दे रखा है इसका वाइगोत्स्की, ऑप्शन 4 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक कहेंगे जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभव साथी से प्राप्त करते हैं। तो वो थे हमारे वाइगोत्स्की। कौन थे? वाइगोत्स्की। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छाद रहता है, ये क्या कहलाता है? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया रीट की में। ऑप्शन 3 दे रखा दबाव, ऑप्शन 4 दे रखा आमो सिद्धांत, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित पर्सन। तो पूछा ये कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो किस पर आच्छाद रहता है? इड पर आच्छाद रहता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दबाव। यानी कि ईगो इड पर क्या बना के रखता है? दबाव बनाकर रखता है। यानी ईगो अगर इड पर हावी नहीं रहेगा तो क्या होगा कि व्यक्ति जो अपनी अनैतिक इच्छाएं या इच्छाओं की जो पूर्ति है वो किसी भी गलत तरीके से कर सकता है। इड क्या होती है? इच्छाओं की पूर्ति का एक साधन होता है इड। अगर ईगो उस पर संतुलन बना के नहीं रखेगा या उस पर दबाव बनाकर नहीं रखेगा तो इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी काम कर सकता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर रहेगा दबाव। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सी मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सुपर ईगो, ऑप्शन 2 दे रखा है ईगो तथा सुपर ईगो, ऑप्शन 4 दे रखा है इड, ऑप्शन 4 दे रखा है वो दे रखा है ईगो, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो ये पूछा है कि कौन सी मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना कौन करता है? इड करता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 ही शब्द से आप इस पूरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, केवल नैतिकता की अवहेलना। क्या हो जाएगा इसका? इड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो है ऑप्शन 1 दे रखा है संचेतना, ऑप्शन 2 दे रखा है अर्धचेतना, ऑप्शन 3 दे रखा है अचेतन, ऑप्शन 4 दे रखा है बहुचेतन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो दिया जाता है अचेतन पर। किस पर दिया जाता है? अचेतन मन पर सबसे अधिक काम किया गया है मनोविश्लेषण के अंदर। सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है, मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है, यानी एक तो मनोविश्लेषण का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है सिगमंड फ्राइड को। और सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है उसमें चेतन, अर्धचेतन व अचेतन चेतन मन जो होता है वो 1/10 होता है कुल मन का, और जो अचेतन मन है इस पर सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है मनोविश्लेषण के अंदर। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, फ्राइड के अनुसार मन की, ये माँ की नहीं है, ये मन की संरचना की सही कोटि है। ऑप्शन 1 दे रखा है सुपर ईगो, इड,
सुपर ईगो, इड, ईगो। फिर दूसरा दे रखा है इड, ईगो, सुपर ईगो। ऑप्शन 3 दे रखा है ईगो, सुपर ईगो, इड। ऑप्शन 4 दे रखा है इड, सुपर ईगो और ईगो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सबसे पहले होता है इड, फिर ईगो, फिर सुपर ईगो। तो ये जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 2 में, इड, ईगो और सुपर ईगो। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका रहेगा। इसको बोलते हैं ईदम, इसको अहम, इसको पराहम, पराहम। तो ये कुछ इस प्रकार से इनकी हिंदी नाम है, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखें इड, ईगो और सुपर ईगो। सबसे पहले इड आएगा, फिर ईगो आएगा, फिर सुपर ईगो आएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है इदम, ऑप्शन 2 दे रखा है अहम, ऑप्शन 3 दे रखा है परम अहम, ऑप्शन 4 दे रखा है इदम और अहम, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह होता है इदम। क्या होता है? इदम। इच्छाओं से संबंधित जो भी बात आएगी वो किसके अंदर आएगी? वो आएगी, इच्छाओं से संबंधित जो भी बातें आएगी वो आएगी इदम में। और नैतिकता से संबंधित जितनी भी बातें आएगी या अच्छी बातें जो भी आएगी वो आएगी सुपर ईगो या पराहम में। सुपर ईगो या पराहम के अंदर ये बातें आएगी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? ये प्रश्न इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन 1 का उपा है। हिंदी रूपांतरण हर शब्द के मतलब अलग अलग हो जाते हैं हर एग्जाम में। जैसे इड को कई जगह पर इदम बोल दिया जाता है, यहाँ पे देर का उपा है। ईगो को यहाँ पे आत्मा बोला गया है, सुपर ईगो को यहाँ पराह बोला गया है। तो ऑप्शन 1 दरखा है इसका नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। ऑप्शन 1 दरखा उपा है यानी इड, ऑप्शन 2 दरखा है आत्मा यानी ईगो, ऑप्शन 3 दरखा परा है यानी सुपर ईगो, ऑप्शन 4 दरखा इड तथा सुपर ईगो, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित पर्सन। तो नैतिकता वाली जितनी भी बातें आएगी वो आएगी सुपर ईगो में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसके अनुसार इड, ईगो तथा सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक है? ऑप्शन 1 दरखा अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन 2 दरखा है हिटलर। हिटलर क्या है? इसका जो लिखा हुआ था यहाँ पे लिखा हुआ था एडलर, टाइपिंग मिस्टेक। ऑप्शन 3 दरखा यंग, ऑप्शन 4 दरखा फ्राइड, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित पर्सन। तो किसके अनुसार ईड, ईगो तथा सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? तो यह है फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के अनुसार ईड, ईगो तथा सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 सिगमंड फ्राइड। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले प्रमुख घटक क्या हैं? ऑप्शन 1 दरखा गुण, प्रवृत्ति और रुचि, ऑप्शन 2 दरखा व्यवहार और दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 दरखा बुद्धि और भावनाएं, ऑप्शन 4 दरखा सभी उपरोक्त, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित पर्सन। तो व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए गुण, प्रवृत्ति और रुचि होना चाहिए, व्यवहार, दृष्टिकोण होगा, बुद्धि और भावनाएं होगी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में कौन से 3 घटक होते हैं? ये प्रश्न भी मतलब काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 दरखा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में कौन से 3 घटक होते हैं? तो चेतन, अचेतन और स्वचेतन। ऑप्शन 2 दरखा है ईड, ईगो और सुपर ईगो, ऑप्शन 3 दरखा है भावना, प्रेरणा और कल्पना, ऑप्शन 4 दरखा चेतना, बुद्धि और अनुभव, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित पर्सन। तो सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में कौन से 3 घटक हैं? एक तो है ईड, ईगो और सुपर ईगो। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो काफ़ी बार एग्जाम प्रश्न पूछे गए हैं इनसे संबंधित, ये इनका क्रम भी है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के 5 प्रमुख आयामों का वर्णन करता है? ऑप्शन 1 दरखा ह्यूमनिस्टिक सिद्धांत यानी मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण जो दिया है अब्राहम मैस्लो, दृष्टिकोण यानी मानवतावादी का जो दिया है वो दिया है दृष्टिकोण अब्राहम मैस्लो और कोल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो और कोल रोजर्स का ये सिद्धांत है। कोल रोजर्स आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। कोल रोजर्स। दूसरा दरखा है बिग 5 थ्योरी, ऑप्शन 3 दरखा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन 4 दरखा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित पर्सन। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वह है वाइगोत्स्की का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के 5 प्रमुख आयामों का वर्णन करता है? तो वह है बिग 5 थ्योरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे वाले प्रश्नों में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 है, अल्बर्ट बंडूरा ने व्यक्तित्व के विकास में किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 दरखा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन 2 दरखा ट्रेट सिद्धांत, ट्रेट सिद्धांत का मतलब हो गया थ्योरी सिद्धांत, थ्योरी सिद्धांत, और तीसरा दरखा आत्मवियुक्ति सिद्धांत, ऑप्शन 4 दरखा है व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित पर्सन। तो अल्बर्ट बंडूरा ने व्यक्तित्व के विकास में किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा और इनके साथ में एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक और थे वाल्टर, दोनों ने मिलकर सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये हम पढ़ेंगे उसके अंदर जब हमारा अधिगम का टॉपिक आएगा तो इनके सिद्धांत दे रखे हैं अलग से, हम उसको चर्चा करेंगे उस पर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, स्व और आत्म अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करने वाला सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन 1 दरखा है कोल रोजर्स, ऑप्शन 2 दरखा है अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन 3 दरखा है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन 4 दरखा बंडूरा, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित पर्सन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा
तो इसका सही आंसर रहेगा कोल रोजर्स। स्व और आत्मा अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करने वाला सिद्धांत कौन सा है? कोल रोजर्स वाला जो सिद्धांत है वो इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, अब्राहम मैस्लो ने व्यक्तित्व के विकास के लिए किसकी आवश्यकता को प्राथमिकता दी है? ऑप्शन 1 दरखा इसका सामाजिक मान्यता, ऑप्शन 2 दरखा आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन 3 दरखा सुरक्षा, ऑप्शन 4 दरखा शारीरिक आवश्यकताएं, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो अब्राहम मैस्लो ने व्यक्तित्व विकास के लिए किसकी आवश्यकता को प्राथमिकता दी है? आत्म साक्षात्कार की को। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन 1 दरखा अंतर्मुखी, ऑप्शन 2 दरखा बहिर्मुखी, ऑप्शन 3 दरखा तटस्थ, ऑप्शन 4 दरखा उदार, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर माना वो माना है तटस्थ होना। तटस्थ होना इसका व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। उदार होना हो सकता है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी है ही, लेकिन तटस्थ होना इसका वर्गीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर अगला है हमारा, हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण किस पर आधारित है? तो ऑप्शन 1 दरखा 4 शारीरिक धर्व, ऑप्शन 2 दरखा सामाजिक परिवेश, ऑप्शन 3 दरखा आनुवांशिक संरचना, ऑप्शन 4 दरखा मानसिक स्थिति, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण किसके अनुसार किया गया है? कि शरीर में पाए जाने वाला जो लिक्विड है यानी कि शारीरिक द्रव्य या फ्लूइड है उसके आधार पर इन्होंने क्या किया है? व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। और सबसे पहले जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो किसने किया है? हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो किया था। और इन्होंने 4 प्रकार के जो हैं व्यक्ति बताए थे। कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के इन्होंने सबसे पहले व्यक्ति बताए। उसके बाद में ही अलग अलग मनोवैज्ञानिक आए हैं, उन्होंने इसके वर्गीकरण बताए। तो इन्होंने 4 बताए, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 4 शारीरिक धर्व। और हिप्पोक्रेटस मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये ग्रीक चिकित्सक है। क्या ये प्रश्न भी पूछा गया है कि हिप्पोक्रेटस कौन थे? तो ये एक चिकित्सक है, ग्रीक चिकित्सक है। और इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और इनकी बुक है नेचर ऑफ मैन। बुक का नाम है इनका नेचर ऑफ मैन। नेचर ऑफ मैन इनकी बुक का नाम, नेचर ऑफ मैन। और इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं, जिसमें पहला है कफ के आधार पर बताए इन्होंने, मतलब तो एक तो है मंद, खिन्न और क्रोधी और आमाशयी। तो ये इसके 4 प्रकार हैं। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके बचपन के अनुभवों पर आधारित होता है? ऑप्शन 1 दरखा है ह्यूमनिस्टिक सिद्धांत, ऑप्शन 2 दरखा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन 3 दरखा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन 4 दरखा ट्रेट सिद्धांत, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके बचपन के अनुभव पर आधारित होता है? तो ये मानता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत मानता है ये चीज़ें? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके बचपन के अनुभव पर आधारित होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्राइड वाला ये सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24 है, आत्म प्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन का विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन 1 दरखा है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन 2 दरखा है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ऑप्शन 3 दरखा है ट्रेट थ्योरी, ऑप्शन 4 दरखा है बिग 5 मॉडल, ऑप्शन 5 दरखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आत्म प्रेरणा का जो विचार है किस सिद्धांत से संबंधित है? यह है मानवतावादी जो दृष्टिकोण जो दिया है, मानवतावादी सिद्धांत जो दिया है उससे संबंधित ये है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से संबंधित है आत्म प्रेरणा, मानवतावादी। अब्राहम मैस्लो और कोल रोजर्स का जो सिद्धांत है, अब्राहम मैस्लो और कोल रोजर्स, उसमें सेल्फ मोटिवेशन की विचार मिलता है। तो ये एक तो अब्राहम मैस्लो हो गया और एक हो गया कोल रोजर्स। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा 25वां, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश किस सिद्धांत के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन 1 दरखा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन 2 दरखा ट्रेट सिद्धांत, ऑप्शन 3 दरखा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन 4 दरखा ह्यूमनिस्टिक सिद्धांत, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश किस सिद्धांत के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो वह सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है अल्बर्ट बांडुरा और वाल्टर का जो सिद्धांत है वह वाल्टर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। जो यदि आप इन प्रश्नों को अगर पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, और अगर इन प्रश्नों को आप क्रमवाइज देखना चाहते हो तो आप हमारी जो इसकी प्लेलिस्ट है रीड साइकोलॉजी के नाम से, वहाँ से उसको एक बार विजिट कर सकते हो। और जो इसके अंदर व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं, व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है, सिद्धांत जो इनके दे रखे हैं वो 3 प्रकार के इनके सिद्धांत है, उसको हमने कुछ प्रश्नों में हल कर लिया है। तो पहला तो है प्रकार आदि मतलब टाइप, दूसरा है एक इसके अंदर विशेषक उपागम जिसके अंदर उसका आलपोर्ट का सिद्धांत है विशेषक उपागम के अंदर। एक तीसरा है विश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसके अंदर हमने जो सिगमंड फ्राइड का है, ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। विश्लेषणात्मक सिद्धांत हमने पढ़ लिया, प्रकार पढ़ लिया। विशेषक उपागम से संबंधित जो प्रश्न है हम कल जो आगे भाग आएगा गार्डन आलपोर्ट वाला, उसमें उन्होंने जो शील गुणों के आधार पर है ट्रेट सिद्धांत जो दिया है उनके आधार पर हम 25 या 30% जो होंगे उसके अंदर हम देखेंगे इनको। तो आप सभी को पता है रीट की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो फॉर्म बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कर दें।
और इन प्रश्नों की PDF की आप टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लें, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अन्य और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।